बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ध्यान से देखिए इस चैप्टर को। इसमें हम ऑल ओवर किसके बारे में बात करने वाले हैं? सिक्योरिटी के बारे में यानी कि सुरक्षा के बारे में। ये वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो कृपया करके बहुत ही ध्यान से देखें। और जिन भी बच्चों को इसका नोट्स चाहिए नोट्स भी मिल जाएगा, बशर्ते बात इतनी है वीडियो को पहले पूरी अच्छी तरीके से देखिए। ऑलरेडी इससे पहले 4 चैप्टर करवाए जा चुके हैं, ये 5वां चैप्टर है। अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में वो ढूंढ सकता है या फिर नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आप वहां से भी मैसेज करके चीजों को ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ द सिक्योरिटी क्या होता है, इसका मतलब। तो देखिए सुरक्षा का मतलब यही होता है कि जहां पर क्या ना हो, खतरा ना हो। एक्चुअली इसका पेन थोड़ा सा गायब हो गया है तो इस वजह से दूसरे वाले पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेंसर से कनेक्ट है इस वजह से। यानी कि बात करते हैं सुरक्षा का मतलब क्या होता है, जहां पर खतरा ना हो, यही बात होती है। यानी कि एक तरीके से जहां पर डेंजर वाला सिचुएशन नहीं होता है उसी को तो सुरक्षा कहते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या लिखा है, खतरे या फिर संकट से आजादी को ही हम सुरक्षा का नाम देते हैं। यानी कि सिक्योरिटी मींस फ्रीडम फ्रॉम द थ्रेट्स एंड द डेंजर, यानी कि कोई ऐसा सिचुएशन जिसकी वजह से संकट आ रहा हो यानी कि खतरा आ रहा हो, उनसे अगर हमें फ्रीडम मिल जाता है उसी को हम सुरक्षा का नाम देते हैं। बात आती है मानव सुरक्षा क्या होता है, यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होता है। तो देखिए जब भी हम मानवों की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, तो इनके लिए सबसे पहले समझो खतरा क्या है। तो भाई खतरा क्या हो सकता है? सबसे पहले भूख, दूसरे नंबर पे अच्छी सुविधाओं का ना होना, तीसरे नंबर पे एजुकेशन ना होना, चौथे नंबर पे चौथे नंबर पे अनएम्प्लॉयड होना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है एक व्यक्ति के लिए खतरा मानी जाती है। अगर इससे इनको आजादी मिल जाती है, इससे इनको फ्रीडम मिल जाता है, तो वही तो मानव सुरक्षा कहलाएगा। तो क्या लिखा है, मानव सुरक्षा का अर्थ है कि एक व्यक्ति की हर प्रकार से खतरे से रक्षा की जाए। अर्थात एक व्यक्ति को जो कि गरीब है, जो कि बेरोजगार है, जो कि भूखा है, आतंकवाद, इन सभी से अगर इनकी रक्षा कर दी जाए तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? मानव सुरक्षा का नाम देते हैं। यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी मींस द प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ थ्रेट्स, जितने भी टाइप्स के संकट होते हैं, खतरे होते हैं, उनसे अगर इनको फ्रीडम मिल जाए तो इसी को हम कहते हैं सुरक्षा। इट इंक्लूड द safeguarding people from the poverty, unemployment and hunger, terrorism and the other serious challenges। अगर इनसे इनको फ्रीडम मिल जाता है इसी को सुरक्षा का नाम देते हैं। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब ये वो चीज है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, आप लोग के लिए लिखा गया है। अब हम बात करेंगे सुरक्षा के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ द सिक्योरिटी। अब ध्यान से देखिएगा, ये बेसिकली मैंने 2 पार्ट में ले रखा है, इसलिए ले रखा है क्योंकि एक पार्ट में हम इसको कर लेंगे, एक पार्ट में इंग्लिश वाला कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के, चाहे ऐसा भी कर सकते हो इंग्लिश वाले इंग्लिश का देख लें, हिंदी वाले हिंदी का देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो स्किप करके या भगा करके। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सुरक्षा के प्रकार कितने हैं। तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है पारंपरिक, दूसरा होता है अपारंपरिक। पारंपरिक को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रेडिशनल और इसको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। ट्रेडिशनल भी देखिए ध्यान से समझिए, पारंपरिक खतरा, पहले पारंपरिक धारणाओं की बात करें, इसमें वो खतरे आते हैं, इसमें वह खतरे आते हैं जो कि क्या होते हैं भाई? डायरेक्ट होते हैं, जो कि क्या होते हैं? डायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को, ठीक है, दूसरे व्यक्ति से खतरा, तो इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्टली खतरा। ऐसे खतरे जो होते हैं ये पारंपरिक में आते हैं। अच्छा ये भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, कैसे? जैसे एक देश और दूसरे देश में खतरा, या फिर एक देश के अंदर खतरे। तो जो एक देश दूसरे देश से खतरा होता है उसको बाहरी खतरा कहते हैं, और इससे जो सुरक्षा मिलती है इसको बाहरी सुरक्षा कहते हैं। इसी प्रकार से एक देश के अंदर की बात करें तो अगर उन सभी खतरों से जो कि एक देश के अंदर होता है उनसे अगर उनको सुरक्षा मिल जाए तो उनको आंतरिक सुरक्षा का नाम देते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले चीज, डायरेक्ट खतरे आपको पता लग गए कौन से होते हैं, जो कि पारंपरिक धारणा में आते हैं। जैसे भारत को पाकिस्तान से खतरा, ठीक है,
ये क्या हो गया, ये बाहरी खतरा हो गया। अगर हमें इससे सुरक्षा मिलती है तो इसको बाहरी सुरक्षा का नाम देते हैं। लेकिन एक देश के अंदर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडराता है, जैसे आंदोलन को लेकर, जैसे राज्यों को टूटने को लेकर, जैसे धरना प्रदर्शन, अराजकता, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये क्या है, एक देश के अंदर वाली बात हो रही है। तो जब एक देश के अंदर की बात होती है, इसी को आंतरिक खतरे का नाम दिया जाता है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, एक देश को दूसरे देश से खतरा, ठीक है, ये किस में आता है, ये आता है आपके बाहरी खतरे में। अगर हमें देखो ये लाइन आपको जोड़ लेनी है, अगर हमें इनसे सुरक्षा मिल जाती है, इट मींस हमें बाहरी सुरक्षा मिल जाती है। सैन्य आक्रमण, जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करेगा तो जाहिर सी बात है उसको धमकी देगा ही देगा, और इसकी वजह से क्या होता है, उस देश को खतरा होता है, उसके संप्रभुता यानी कि उसकी जो गुडविल है उसको खतरा होता है, स्वतंत्रता को खतरा होता है, क्षेत्रीय अखंडता को खतरा होता है। कहीं पता लगे आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद भारत को मतलब आई मीन तोड़ के ही अपना हिस्सा ना बना ले, इस तरीके के खतरे होते हैं। ठीक है, सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को खतरा, इस तरीके के जो खतरे होते हैं ये हमारे बाहरी खतरे में आते हैं, और इनसे जो हमें सुरक्षा मिलती है इसी को बाहरी सुरक्षा का नाम देते हैं। आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो एक देश के अंदर जितने भी खतरे होते हैं, जैसे कि अराजकता, दंगे फसाद, बीमारी, नक्सलवाद, आंदोलन, इसके अलावा नौकरी, ये जितने भी खतरे होते हैं अगर इनसे हमें सुरक्षा मिल जाए तो इसी को आंतरिक सुरक्षा का नाम देते हैं। राज्यों का इसमें अलग रूप से बंटवारा भी कहीं ना कहीं ये आंतरिक खतरे में आता है, अगर हमें इससे सुरक्षा मिल जाए तो आंतरिक सुरक्षा में आता है। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा में ये आ जाएगा। नागरिकों द्वारा अलग राज्य बनाने की मांग, ये भी एक प्रकार का खतरा जो कि एक देश के अंदर होता है, इनसे अगर हमें सुरक्षा मिल जाए तो आंतरिक सुरक्षा में आता है। अब हम बात करेंगे अपारंपरिक धारणा। अपारंपरिक धारणाओं की अगर मैं बात करूं तो इसमें बात आती है इनडायरेक्ट, ऐसे खतरे जो कि इनडायरेक्टली होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप कुछ समय पहले 4-5 साल पहले आपने देखा कोरोना वायरस, ठीक है, भारत में आया था, जो कि एक महामारी है, ऐसी महामारी जो कि देखते देखते सब में फैल गई। क्या इससे कोई व्यक्ति जो था उसने किया, नहीं, बेसिकली एक प्रकार की बीमारी थी जो कि फैलती चली गई। तो ये क्या है, ये वो खतरे जो कि इनडायरेक्टली तरीके से आते हैं। इसी प्रकार से देखते हो अचानक से बाढ़ आ जाती है, अचानक से कोई और आपदाएं आ जाती, सूखा पड़ जाता है या फिर भूकंप आ जाता है। तो ये जितने भी खतरे होते हैं इनडायरेक्टली होते हैं। क्या लिखा है, अपारंपरिक धारणा में से ऐसे खतरे आते हैं जो कि नए खतरे माने जाते हैं। खतरों की सूची में जैसे कि अकाल हो गया, महामारी हो गया, आपदाओं को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जितना युद्ध में लोग मारे जाते हैं, युद्ध में लोग मारे जाते हैं या फिर आतंकवाद की वजह से जितने लोग मारे जाते हैं, इन दोनों को मिला लिया जाए तो भी ये कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे जो कि इनडायरेक्टली तरीके से मारे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा जब एक देश दूसरे देश में लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है लोग तो मारे जाते हैं, लेकिन उतने नहीं मारे जाते हैं जितने कि कोरोना की वजह से लोग मरे। कहते हैं कि लाश दफनाने या फिर जलाने के लिए जगह तक नहीं बची थी, इतने लोग मारे जा रहे थे पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कहा जाता है यह पारंपरिक धारणा है, तो व्यक्ति को मारे जाते हैं उसी से। देखिए क्या लिखा, क्योंकि युद्ध और जनसंहार, आतंकवाद साथ मिलकर जितने भी व्यक्तियों को मारते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग कैसे मारे जाते हैं, महामारी से मारे जाते हैं, आपदाओं से मारे जाते हैं, अकाल की वजह से मारे जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो नेचुरल डिजास्टर होता है इन सभी चीजों की वजह से मारे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सुरक्षा के दो प्रकार होते हैं, एक पारंपरिक जो कि डायरेक्ट को कहा जाता है, और पारंपरिक जो कि इनडायरेक्ट को कहा जाता है। जो डायरेक्ट है उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक बाहरी और दूसरा आंतरिक। बाहरी एक देश को दूसरे देश से खतरा, आंतरिक एक देश के अंदर होने वाले खतरे, और इनडायरेक्ट जो कि अचानक से आते हैं, है ना, सडनली आ जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे खतरे होते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इंग्लिश में भी देख लीजिए भाई, सिक्योरिटी, टाइप ऑफ द सिक्योरिटी, सबसे पहले ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल। वही एक्सटर्नल सिक्योरिटी जिसमें हमने बात किया था, थ्रेट्स फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक देश को दूसरे देश से खतरा, ऐसे खतरे होते हैं। थ्रेट्स ऑफ द मिलिट्री, जैसे मिलिट्री अटैक करती है। और वाइल द इन डेंजर ए कंट्री सॉवरेनिटी एंड द इंडिपेंडेंस एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जब एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है तो कहीं ना कहीं उसकी इंडिपेंडेंसी पे, सॉवरेनिटी पर और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कहीं ना कहीं खतरा देखने को मिलता है। मिलिट्री एक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से वहां के जो लोग हैं उनको भी खतरा देखने को मिलता है। तो ये कौन से खतरे हैं, ये इंटरनल, सॉरी, ये है एक्सटर्नल खतरे।
बात करते हैं इंटरनल की। इंटरनल में क्या आता है भाई? इंटरनल में जैसे मैंने बताया था, अनार्की हो गया, रोइट्स हो गया, डिजास्टर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा नक्सलिज्म हो गए, ठीक है, मूवमेंट हो गया, और अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ये वो खतरे हैं जो कि एक देश के अंदर होते हैं, ठीक है। डिमांड बाय द स्टेट, अगर अलग स्टेट बनाने की जो मांग हो रही है, डिमांड बाय द सिटीजन फॉर द सेपरेट स्टेट, तो ऐसे जो खतरे होते हैं ये इंटरनल खतरे में आते हैं। अब नॉन ट्रेडिशनल में मैंने आपको बताया था ऐसे खतरे जो कि डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे जैसे बात करते हैं, इसी को न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस के नाम से जाना जाता है। और द लिस्ट ऑफ द थ्रेट्स आल्सो दे इंक्लूड, जैसे फेमाइन हो गया, एपिडेमिक्स हो गए, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए। ये वो खतरे हैं जो कि सडनली देखने को मिलते हैं। दिस इज द बिकॉज एपिडेमिक एंड द फेमाइन नेचुरल डिजास्टर क्लेम फॉर द मोर लाइव्स देन द वॉर। यानी कि बात करें, ऐसी आपदाओं से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं एज कंपेयर टू वॉर, ठीक है। एंड द टेररिज्म कंबाइन, यानी कि टेररिज्म और जो वॉर से मिला लिया जाए तो उससे कहीं ज्यादा लोग, है ना, प्राकृतिक जो आपदाएं होती है, नेचुरल डिजास्टर होता है, उससे मारे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक अपना सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन से, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सिक्योरिटी। क्या क्या ट्रेडिशनल मेथड्स हो सकते हैं जिसके द्वारा जो हम बाहरी जो खतरा है या फिर आंतरिक खतरा है उससे हम निपट सकते हैं। तो सबसे पहले इन सारी चीजों को ना वेपन्स बढ़ावा देता है। अगर किसी देश के पास हथियार ही ना हो तो जाहिर सी बात हो दूसरे से लड़ने की नहीं चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी हमारे अंदर बहुत सारा ताकत है तो हम क्या करेंगे, हम ताकत आजमाना चाहेंगे, लड़ जाएंगे, बात बात पे हम गुस्सा करने लगेंगे। लेकिन वही अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ताकत बिल्कुल ना हो तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल पोलाइटली रहेंगे, सुनेंगे सबकी बातों को, है ना, क्योंकि ताकत है नहीं, लड़ सकते नहीं है तो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वही वाली बात है। तो जो वेपन्स होती है ये अंदर ताकत भर देती है और वेपन्स की वजह से लड़ाइयां देखने को मिल जाती है। तो कहा जाए तो सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में सबसे पहला होता है कि हिंसा का प्रयोग जितना हो सके उतना कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आप बताइए, क्या लड़ाई झगड़ा ही सॉल्यूशन है? नहीं। हिंसा तभी करना चाहिए जब सारे के सारे जो उपाय हैं ये विफल हो चुके हों, यानी कि नाकामयाब हो चुके हों, तब जाके आप लड़ाई करो, ज्यादा ठीक है, नहीं तो मत करो। The use of the violence should be minimized or the avoided whenever possible। जितना ज्यादा हो सके इसको अवॉइड करो, ठीक है। आगे क्या लिखा है, युद्ध उचित कारणों अथवा आत्म रक्षा या फिर दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए करना चाहिए। युद्ध कौन कौन सी स्थिति में सही होता है? सबसे पहले उचित कारण, जब वैलिड रीजन हो तब युद्ध करो, या फिर आत्मरक्षा, खुद के बचाव के लिए करो, या फिर किसी दूसरे के बचाव के लिए करो। वॉर शुड बी द फॉट ओनली फॉर द जस्ट कॉजेज सच एज द सेल्फ डिफेंस। अपना सेल्फ डिफेंस करो तब ठीक है, प्रोटेक्टिंग कर रहे हो अदर की तब जाके ठीक ठाक है, अदरवाइज मत करो लड़ाई झगड़ा। युद्धरत सेना को चाहिए। अच्छा मान लेते हैं कि जैसे लड़ाई हो रही है और ऐसे में अगर सामने वाला व्यक्ति सरेंडर करना चाहे तो ऐसे में जो दूसरा वाला जो व्यक्ति है उसको माफ कर देना चाहिए या फिर उसके सरेंडर की वजह से, है ना, उस पे एक्शन मतलब उस तरीके का नहीं लेना चाहिए। तो क्या लिखा, युद्धरत सेना को चाहिए कि संघर्ष विमुख शत्रु जो है, निहत्थे जो व्यक्ति हैं या फिर जो आत्मसमर्पण कर देने वाले हैं, ठीक है, उन दुश्मनों को न मारे, ठीक है। यानी कि द आर्म फोर्सेस शुड नॉट द किल एंड द एनिमी हु इज द अनविलिंग टू द फाइट इज अनआर्मेड और द हैज द सराउंडेड, यानी कि सरेंडर्ड, यानी कि जो सरेंडर कर रखा है या फिर जो निहत्था है, ऐसे लोगों पर कभी भी वॉर या फिर बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाना चाहिए, बाकी के जो उपाय हैं अगर फेल हो जाते हैं तब जाके आप एक्शन लो, लड़ाई करो, तभी ठीक है, जेन्युइन है, अदरवाइज मत करो। द यूज ऑफ द फोर्सेस शुड बी अडॉप्टेड ओनली व्हेन ऑल अदर द मेजर्स हैव फेल्ड। बाकी सारे उपाय फेल हो गए तब जाके ये चीज करो, अदरवाइज मत करो। सबसे इसमें सबसे अहम बिंदु क्या है, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, शस्त्रों को प्रोडक्शन को बढ़ावा ना देना, या फिर आप ये कह सकते हो कि शस्त्रों को बनाना ही नहीं, ठीक है। अस्त्र नियंत्रण और विश्वास करके, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में अगर विश्वास हो जाए तो जाहिर सी बात है लड़ाई की संभावना कम हो जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आर द डिसऑर्नामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है कुछ महत्वपूर्ण संधियां की गई। देखिए एक बात समझिए,
इन सारे युद्धों को रोकने के लिए या फिर भविष्य में इस तरीके का युद्ध ना हो, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने देखा, क्या किए गए, कुछ न कुछ ऐसे उपाय किए गए हैं। हमें कुछ ऐसे भी ट्रीटी पढ़ने को मिलेंगे जो कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था, ताकि वो दोनों आपस में लड़ाई ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़े ध्रुव थे ना। तो देखिए ध्यान से, कुछ महत्वपूर्ण संधि कौन सी है, सम इंपॉर्टेंट ट्रीटीज कौन सी है। सबसे पहले 1972 में BWC लॉन्च किया गया, या फिर ये कहो कि आया। ऐसे संधि पर 155 देशों ने हस्ताक्षर किए, और इस पे ये था कि जिन देशों ने इस पे हस्ताक्षर करेंगे उनको जैविक हथियार नहीं बनाना है। ठीक है, आगे 1972 बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसको BWC के नाम से जाना जाता था, मोर देन द 150 कंट्रीज साइन द बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ठीक है, 1992 में इसी तरीके से एक दूसरा आया जिसको हम CWC के नाम से जानते हैं, यानी कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें 181 देशों ने साइन किया था। और इसका साइन करने का सिंपल सा मतलब है भाई कि देखो, अब जितने भी हथियार है वो हमारे पास, ठीक है, अब इसके बाद हम ऐसे कोई हथियार नहीं बनाएंगे। ठीक है, आगे 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ABM के नाम से जाना जाता है, अमेरिका तथा सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के तौर पर प्रयोग करने से रोका गया था। यानी कि 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ABM के नाम से जाना जाता था, कई बार ऐसा हुआ सिचुएशन के तौर पे, अमेरिका और सोवियत संघ आपस में खड़े हो गए लड़ने के लिए। सीधे तौर पे तो लड़ाई करते नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसे में कहा जाता था कि ये लोग अपनी बचाव के लिए एबीएम जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में एक संधि की गई थी अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच में, ताकि वो आपस में इस तरीके से फाइट ना करे, लड़ाई ना करे, जिसकी वजह से खतरा क्रिएट हो। तो ये लिखा है कि द 1972 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM ट्रीटी prohibited the United States and the Soviet Union from the using ballistic missiles defense system as the protected shields against the ballistic missiles। ठीक है, यानी कि अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, ABM जैसी चीजों का यूज नहीं करना है। ठीक है, और ये एग्रीमेंट किया गया था दो कंट्रियों के बीच में, जिसका नाम था अमेरिका तथा सोवियत संघ। इसी तरीके से कुछ और संधियां की गई हैं अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच में। उस समय एक तरीके से समझो, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो ये चीजें पीक पर थी, तो ऐसे में चीजों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं संधियां की जाती थी। इसी तरीके से एक संधि है जिसको सॉल्ट 2 के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी। ठीक है, ये किया गया था ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके, ताकि परमाणु न्यूक्लियर बम का यूज ये लोग ना करें। इसी तरीके से एक और संधि की गई थी, स्टार्ट के नाम से जानी जाती है, यानी कि दे आल्सो द साइन द स्ट्रेटेजिक आर्म रेड्यूस ट्रीटी, कि भाई हम हथियारों का प्रोडक्शन जो है नहीं करेंगे, या फिर जो है उस पर स्टेबल करके रखेंगे, इस तरीके का। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और किया गया था, जिसको NPT के नाम से जाना जाता है, जो कि 1968 में किया गया था, न्यूक्लियर नॉन पॉलीफिरेशन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। 1968 में ये बात कहा गया था कि भाई जो भी व्यक्ति है, जो भी देश है NPT पे जो साइन करेंगे, वो अपने हथियारों को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, न्यूक्लियर बम को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन इसमें कुछ और भी बातें कही गई थी। क्या बातें कही गई थी कि भाई देखो, जिन देशों के पास 1967 से पहले परमाणु हथियार हैं, या जिन्होंने बना लिए हैं, वो तो हथियार रख सकते हैं, लेकिन और जो देश जिनके पास परमाणु बम नहीं है, अगर वो NPT पे साइन कर देते हैं, तो वो आगे फ्यूचर में इस तरीके का अधिकार न्यूक्लियर बम वगैरह नहीं बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो पक्षपात किया गया, भाई तुम्हारे पास है तुम इस पे साइन कर दो, अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास नहीं, तो इसका मतलब हम बनाएंगे नहीं। तो भारत जैसे देशों ने इस पे साइन करने से इनकार कर दिया, इसलिए क्योंकि उसने कहा कि जब तक हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे तब तक हम इस पे साइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, सिंपल सी बात है भाई, हमारे पड़ोसी देशों के पास परमाणु बम है और हमारे पास नहीं है, तो कल की डेट में तो धमका भी सकता है। तो ऐसे में ये बात कहा गया कि भाई देखो, हमें इस तरीके की चीजें नहीं करनी है, हमें पहले परमाणु बम बनाना है। और आगे चल के 1974 में, और आगे चल के 1998 में, ठीक है, परमाणु परीक्षण किया गया और वो सक्सेसफुल भी रहा था। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया वही चीजें इसमें लिखा है कि कंट्रीज दैट हैड नॉट द डेवलप्ड और द टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स बाय द 1967 और डिनाइड द राइट टू एक्वायर्ड द सच वेपन्स, यानी कि जिन्होंने परीक्षण नहीं किया है उनको रखने का अधिकार नहीं है। तो बस क्या किया गया, इन जैसे संधियों पर साइन नहीं किया गया, NPT पर साइन नहीं किया गया। आगे चल के जब परमाणु बम बन गया तो इस पर साइन कर दिया गया। आगे अगला टॉपिक आता है परमाणु
परंपरागत सुरक्षा के तत्व कौन से हैं, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं भाई जिसकी वजह से इन सिक्योरिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है भाई, निशस्त्रीकरण। क्या आता है, निशस्त्रीकरण। कहा जाए अगर आप डिस ऑर्नामेंट कर लो, यानी कि शस्त्रों के प्रोडक्शन को रोक लो, तो क्या लड़ाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? अच्छा, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूं बिल्कुल ही नहीं होगी, बल्कि युद्ध होगा बट कम होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ना हो। ठीक है, क्योंकि हथियार ही नहीं है तो लड़ेंगे कैसे? हाथों से नहीं लड़ेंगे। चलिए, देशों की बात हो रही है। बाहरी खतरों से संबंधित परंपरागत सुरक्षा की धारणा का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? निशस्त्रीकरण। इसमें शस्त्रों को बनाने पर रोक लग जाता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सटर्नल सिक्योरिटीज डिसऑर्नामेंट्स, ठीक है, which involve banning the प्रोडक्शन ऑफ द वेपन्स। इसमें ये बात कहा गया कि आप वेपन्स का प्रोडक्शन नहीं करोगे। दूसरा क्या लिखा है, शस्त्र नियंत्रण, यानी कि जो भी आपके पास हथियार है इसको क्या करो, कम कर दो, यानी कि आर्म कंट्रोल जिसकी वजह से जाना जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड कैन ऑल्सो बी रिड्यूस थ्रू द आर्म कंट्रोल विच लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ द पैसेंस एंड द यूज ऑफ द वेपन्स, यानी कि इन जैसी चीजों का है ना यूज मत करो, या फिर जो है उसको लिमिट कर दो। अगला है संधियां। जब एक देश और दूसरे देश में ट्रीटी हो जाए, मतलब संधियां हो जाए, तो लड़ाई होने की संभावना वैसे ही कम हो जाएंगी। बाहरी खतरों से संबंधित परंपरागत सुरक्षा की धारणा का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? संधियां कर लेना। जब दो देशों के बीच में संधियां हो जाती हैं तो इस तरीके से लड़ाई होने की संभावना कम हो जाती है। ट्रीटीज जिसके वजह से जाना जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सटर्नल सिक्योरिटी ट्रीटीज एज दे हेल्प द बिल्ड फ्रेंडशिप कॉपरेशन बिटवीन द टू और मोर देन कंट्रीज, या जो दो या दो से अधिक देशों में जब मित्रता स्थापित हो जाए, ठीक है, ट्रीटीज हो जाए, तो ऐसे में लड़ाई होने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो अलग अलग देशों में जाते थे दौरा करने के लिए, ताकि दूसरे देशों के साथ मित्रता स्थापित हो जाए और फ्यूचर में वो लड़े भी ना। आगे, विश्वास बहाली। जब एक देश दूसरे देश पर विश्वास करेगा, है ना, तो लड़ाई वैसे ही नहीं होगा। यानी कि कॉन्फिडेंस जिसकी वजह से बिल्डिंग द मेजर्स, ठीक है, बिल्डिंग द measures external treaties can also be reduced through confidence building measures where two or more than two countries take step to strengthen म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस। आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट कर लो, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो, तो भाई लड़ाई झगड़ा वैसे ही नहीं होगा। और इस तरीके के जो खतरे हैं, जो एक्सटर्नल खतरे हैं, उनसे हम डील कर पाएंगे, अच्छे से डील कर पाएंगे। आगे क्या लिखा है, विश्व में उभरने वाले खतरे कौन कौन से हैं? न्यू इमर्जिंग सोर्सेज ऑफ द थ्रेट्स इन द वर्ल्ड। कौन कौन से ऐसे खतरे हैं जो कि नए नए खतरे में आते हैं? तो क्या क्या हो गया भाई? सबसे पहले एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, इबोला वायरस हो गया, सेम टू सेम लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस सी हो गया, आतंकवाद, बीमारी, महामारी, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, आपदाएं, और इसके अलावा रेफ्यूजीज प्रॉब्लम। जैसे देखते हैं देश से दूसरे देश में लोग चले जाते हैं, रेफ्यूजीज बन गए, तो ये भी एक कहीं ना कहीं समस्या है। इसके अलावा आप कुछ चीजें और ये ऐड कर सकते हो, जैसे कोरोना वायरस। ठीक है, चलिए, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। आज का क्वेश्चन, मेड काउ क्या है? मेड काउ आपको क्या करना है? आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो गूगल पे सर्च मारिए, इसका आंसर निकालिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। मेड काउ क्या है? मेड काउ डिजास्टर इंडिकेट्स, किस चीज को इंडिकेट करता है? ठीक है, चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर इसके बाद अब एक अगली वीडियो आएगी, इसका पार्ट 2, और उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। छोटे छोटे पार्ट, यानी कि 2 पार्टों में मैं चीजों को क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी देख पाओ। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको देखने में इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, बाकी अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ कमेंट करके कहना है, पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, कमेंट में मतलब कह सकते हैं। चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।